स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र के सभी विद्यार्थियों को प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न अधिकांशतः पूछा जाता है कि मैकाइवर एवं पेज की समाज की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। आज हम इसी अवधारणा को व्याख्यायित करेंगे। मैं पीयूष कुमार गुप्ता, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। मैकाइवर एवं पेज की समाज की जो परिभाषा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है समाजशास्त्र की दृष्टि से। इसी कारण से इस अवधारणा को हम सर्वोचित मानते हुए इसकी व्याख्या कर समाज को समझने का प्रयास करते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने अपनी पुस्तक द सोसाइटी में इस अवधारणा को प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर समाज की विशेषताओं एवं आधारों का पता चलता है। इनके द्वारा ही व्यक्तियों में पाए जाने वाले संबंध एक सुव्यवस्थित सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। मैकाइवर एवं पेज के शब्दों में समाज रीतियों, कार्य प्रणालियों, अधिकार व पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों तथा उनके विभागों, मानव व्यवहार पर नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तित होने वाली जटिल व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है तथा सदैव परिवर्तित होता रहता है। इस परिभाषा में जिन आधारों का उल्लेख किया गया है, हम उनका अर्थ भी जानने का प्रयास करेंगे। किंतु इस अवधारणा में जो आधार बताए गए हैं, जैसे रीतियाँ, कार्य प्रणालियाँ, अधिकार, पारस्परिक सहयोग, समूह, उनके विभाग, मानव व्यवहार पर नियंत्रण और साथ ही स्वतंत्रता, इसके अलावा जो मैकाइवर पेज ने एक महत्वपूर्ण बात की कि सदैव परिवर्तित होने वाली जटिल व्यवस्था समाज है। कहने का तात्पर्य कि समाज कभी भी स्थिर प्रकृति का नहीं है। ये जैसे जैसे हमारे समाज में संबंध बनते हैं और जितना अधिक हमारा समाज जटिल होगा, उसी हिसाब से समाज में परिवर्तन की दर भी घटती बढ़ती रहती है। अब हम बात करते हैं इन आधारों की। सबसे पहले रीतियाँ। प्रत्येक समाज में सामाजिक व्यवहार से संबंधित कुछ रीतियाँ होती हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में यूसेजेस कहते हैं। इन्हें समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। ये रीतियाँ विवाह, शिक्षा, खान पान, वार्तालाप, संस्कार, कहने का तात्पर्य कि हमारे छोटे से छोटे व्यवहार से संबंधित होती हैं। समाज अपने सदस्यों से अपेक्षा करता है कि वे इन रीतियों का सदैव पालन करें। ये समाज को संगठन प्रदान करती हैं और जिसके कारण समाज व्यवस्थित बना रहता है। जैसे हम देखें, हिंदू विवाह के नियम और निषेध अन्य समुदायों एवं समाज के विवाह रीति रिवाजों से भिन्न है। इसी प्रकार प्रत्येक समाज में भोजन तथा खान पान से संबंधित नियम होते हैं। जैसे हिंदू समाज में सामान्यतः मांसाहार को गलत माना गया है, किंतु ईसाई और मुस्लिम सिख समुदायों में ऐसा नहीं। इस कारण से प्रत्येक समाज के सदस्यों को इनका पालन करना आवश्यक माना गया है। यह मान्यता प्राप्त व्यवहार की प्रणालियाँ होने के नाते विभिन्न रीतियाँ समाज का महत्वपूर्ण आधार बन जाती हैं और ये रीतियाँ समाज के संगठन, सामाजिक संबंधों के निर्धारण व व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने में भी
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार रीतियाँ समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसी प्रकार कार्य प्रणालियाँ या प्रोसीजर्स, सामान्य अर्थ में कहें तो कार्य करने की प्रणाली है। मैकाइवर एवं पेज का अभिप्राय कार्य प्रणालियों के रूप में संस्थाओं से, इंस्टीट्यूशन से समाज में एकता तथा संगठन बनाए रखने के लिए कार्य प्रणालियों का होना अति आवश्यक है। यदि समाज के सदस्य निश्चित कार्य प्रणाली छोड़ अपने स्वेच्छाचारी ढंग से कार्य करना प्रारंभ कर दें तो समाज का संतुलन नष्ट हो जाता है। प्रत्येक समाज में लक्ष्यों या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ निश्चित कार्य प्रणालियाँ होती हैं। इनके अनुसार ही लोग उचित ढंग से कार्य करते हैं। कोई भी कार्य प्रणाली आवश्यकताओं की प्रकृति पर निर्भर करती है। कहने का तात्पर्य कि समाज में जितनी भी संस्थाओं का निर्माण होता है वह व्यक्ति के व्यवहार को एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य करती है और सभी संस्थाएं किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए होती हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न कार्य प्रणालियों का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि हिंदू समाज में विवाह संस्कार की प्रणाली का अपना एक विशेष ढंग है, तो मुस्लिम और ईसाई समाजों में अलग। वहीं सिख समाज में इन सबसे अलग प्रकार से विवाह प्रणाली संपन्न होती है। इसी प्रकार यदि हम कार्य प्रणाली को और सरल शब्दों में समझें तो जैसे कि हमारी भारतीय रेल व्यवस्था है, दिन भर में लाखों यात्री रेल से सफ़र करते हैं और सभी रेल जो ट्रेन्स हैं वह अपने एक निर्धारित समय सारणी के अनुसार यात्रियों के लिए स्टेशनों पर उपलब्ध होती हैं तथा यात्री अपने निश्चित समय से इन ट्रेनों के माध्यम से गंतव्य तक प्रस्थान करते हैं। यदि ये ट्रेन प्रणाली लोको पायलट की अपनी स्वेच्छाचारी या वह अपनी इच्छा से जब चाहे जहाँ रोके, जब चाहे जहाँ चलाए, तो ऐसी अवस्था में संपूर्ण जो ट्रेन का समय सारणी का सिस्टम है बेकार हो जाएगा। अनेक दुर्घटनाएं होने की संभावना रहेगी तथा व्यक्ति भी अपने कार्यों को सही ढंग से पूरा नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य कि समय सारणी जो चाहे किसी महाविद्यालय की हो या वो जैसे हमने कहा रेलवे की है या किसी अन्य संस्थान की है, वह एक निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए व्यक्ति को बाध्य करने के लिए बनाई जाती है, जिससे कि समाज में एक सुनिश्चितता, सुव्यवस्था बनी रहती है। इसी प्रकार एक और तत्व की बात करें, अधिकार, जो आधार है समाज का। अधिकार यानी ऑथोरिटी। अधिकार के अभाव से समाज में अव्यवस्था, असंतुलन व अशांति उत्पन्न हो जाती है। समाज के संगठन के लिए समाज में अधिकार की भावना का पाया जाना अनिवार्य है। अधिकार के द्वारा ही समाज में नियंत्रण रखा जाता है। यह परिवार में कर्ता या मुखिया के हाथ में, तो राज्य में राजा या शासक के हाथ में होता है। इन अधिकारों के प्रति आज्ञाकारिता का भाव निहित होने के कारण ही व्यक्ति मान्यताओं के अनुकूल व्यवहार करता है। अब हम उदाहरण के रूप में देखें तो परिवार में पिता या मुखिया, कर्ता अपने अधिकार के कारण ही सदस्यों को अपेक्षित या निश्चित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है तथा उन्हें
नियंत्रण में रखता है। इसी प्रकार किसी शिक्षा संस्था का मुखिया प्राचार्य होता है, प्रधानाचार्य हो सकता है स्कूल में, तो वह अपनी शिक्षा संस्था को नियंत्रित करता है। हम किसी भी संस्था को देखते हैं तो वहाँ इसी प्रकार के अधिकार व्यक्तियों को दिए जाते हैं। ये अधिकार व्यक्तियों की योग्यता और क्षमता के आधार पर प्राप्त होते हैं। अधिकार के बाद बात करते हैं पारस्परिक सहयोग या म्यूचुअल एड की। सहयोग के अभाव में समाज की व्यवस्था नष्ट हो जाती है। इसमें समाज का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। साथ ही सहयोग के अभाव में सामाजिक संबंधों का जन्म नहीं होता है। जब सामाजिक संबंधों का जन्म ही नहीं होगा तब समाज का जन्म कैसे होगा। इसके अतिरिक्त मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं हैं। मनुष्य बिना पारस्परिक सहयोग के इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से उसे अन्य सदस्यों से सहयोग लेना तथा सहयोग देना ही पड़ता है। पारस्परिक सहयोग समाज को संगठित करता है, वह उसे स्थायित्व प्रदान करता है। तो यहाँ पूर्णतः स्पष्ट है कि बिना पारस्परिक सहयोग के समाज का जन्म नहीं होगा, क्योंकि बिना व्यक्तियों के परस्पर संबंधों के हम किसी प्रकार के समाज की कल्पना नहीं कर सकते। समाज की अवधारणा में एक प्रमुख आधार समूह तथा विभाग, जिसे हम ग्रुपिंग्स एंड डिविजन्स भी कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने माना है कि समाज एक अखंड व्यवस्था नहीं है। इसके अंतर्गत अनेक समूह तथा विभाग होते हैं, जैसे परिवार, गांव, नगर, पड़ोस, समितियां इत्यादि। मानव के संबंध निर्माण में अनेक इकाइयों का योगदान होता है। प्रत्येक इकाई, चाहे परिवार हो, गांव हो, समिति हो, मानव के संबंधों को प्रभावित करती है और इन्हीं इकाइयों से समाज का निर्माण होता है। इसे हम उदाहरण के रूप में समझें तो मानव शरीर के उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानव शरीर हाथ, पैर, सिर, नाक, कान इत्यादि अनेक अंगों से बना है। ये सब बाह्य अंग हैं, किंतु ये बाह्य अंग अनेक आंतरिक अंगों के साथ जुड़े हैं, जिनसे संपूर्ण शरीर की संरचना तैयार हुई है। ये अंग जितने उपयुक्त ढंग से कार्य करते हैं, हम मानते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ है तथा व्यवस्थित ढंग से कार्य करने के लिए तैयार है। यदि शरीर का किसी भी अंग में किसी प्रकार की भी व्याधि उत्पन्न हो जाती है या वो ढंग से काम नहीं कर पाता तो पूरा शरीर अव्यवस्थित, असंगठित हो जाता है। इसी प्रकार से समाज के भी विभिन्न अंग हैं, जैसे पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग और अनेक अन्य विभाग, जिनके द्वारा समाज की अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के सदस्यों की जाती है। और सभी जो अंग हैं अपने अपने कार्य को एक व्यवस्थित ढंग से करने के लिए तैयार रहते हैं। जब तक ये व्यवस्था बनी रहती है, समाज संगठित रूप में कार्य करता प्रतीत होता है। मानव व्यवहार पर नियंत्रण भी जरूरी है, क्योंकि जितने हमने भी आधार बताए हैं उन सभी में ये बात कहीं ना कहीं स्पष्ट होती है कि समाज को व्यवस्थित रखने के लिए नियंत्रण अति आवश्यक है। इसके अभाव में मानव स्वेच्छाचारी हो जाएगा। परिणाम से नियंत्रण के कारण जो व्यक्ति एक निश्चित व्यवहार करने के लिए बाध्य है, स्वेच्छाचारी होने पर वह अनियंत्रित प्रकार का व्यवहार करेगा। तो नियंत्रण कारण व्यक्ति अपना व्यवहार समाज के मूल्यों के अनुरूप करता है। किंग्सले डेविस
ने कहा भी कि बिना सामाजिक नियंत्रण के समाज का अस्तित्व ही न रह सकेगा। इसी पर टालकोट पार्सन्स का भी एक कथन है कि हमें किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए नियंत्रण करना अति आवश्यक है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों प्रकार के व्यवहारों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। नियंत्रण चाहे धर्म, प्रथाओं, परंपराओं, रीतियों के द्वारा औपचारिक रूप से किया जाए या कानून के द्वारा प्रथाओं, परंपराओं, रीतियों के द्वारा अनौपचारिक प्रकार से किया जाए अथवा कानून के द्वारा औपचारिक रूप से। प्रत्येक समाज में ये दोनों रूप ही नियंत्रण के लिए कार्य करने को आवश्यक रूप में स्थापित किए जाते हैं। इनके माध्यम से ही व्यक्तियों पर अंकुश रखा जाता है। इन नियमों का पालन न करने पर दंड की व्यवस्था भी सभी समाजों में देखने को मिलती है। J.S. रसेल के अनुसार सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ही व्यक्ति अपने आचरण को सामाजिक आदर्शों के अनुसार बनाता है। एक और आधार स्वतंत्रता या लिबर्टी, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर समाज में सिर्फ नियंत्रण ही हो तो भी समाज के अस्तित्व को खतरा हो सकता है। अच्छे और स्वस्थ संबंधों के जन्म तथा व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। यदि समाज में नियंत्रण ही रहे व किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान न की जाए तो समाज का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। समाज के प्रत्येक सदस्य को इतनी स्वतंत्रता दी जाती है कि वह अपने तर्क और बुद्धि के सहारे या दूसरों के विचारों के सहारे अपने जीवन के स्तर को सुधार सके। कहने का तात्पर्य कि समाज में स्वतंत्रता भी अति आवश्यक आधार है, जिससे कि नए विचारों का भी जन्म होता है, नई संस्थाओं का भी जन्म होता है और समाज परिवर्तनशील बनता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सब आधारों के आधार पर हम समाज की अवधारणा को संपूर्ण रूप में समझने में सफल होते हैं। धन्यवाद।